नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। मैं वीरेंद्र सोलंकी आज आपके सामने कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जैसा मैंने बोला था MCQ के बारे में। ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन है, एक बार उनको सॉल्व करते हैं और भी आपको दिए जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना। और इनकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो अपना वीडियो है YouTube पे उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है ना। तो आप जरूर से जरूर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जो ये क्लास चल रही है, ये स्लाइड की PDF भी मिलेगी और आपको क्वेश्चंस भी वहाँ पे ये जो करा रहा हूँ मैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज किसने की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। पता है आपको किसने की थी? हेंगू पहले कौन करी? देखो, जब कोशिका बताया था तब मैंने दो नाम बताए थे। एक तो था रे रॉबर्ट हुक, ठीक है ना। एक तो क्या था? रॉबर्ट हुक। और एक क्या था रे? एक का नाम क्या था? ल्यूवेनहोक था कि नहीं था? है ना। तो सबसे पहले कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी रे? 1665 के अंदर करी थी। कब करी थी? 1665 के अंदर। और ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। ये तो मृत थी, इसने जीवित कोशिका की खोज करी थी। वो कब करी थी? 1674 के अंदर। कब करी थी? 1674 के अंदर। ठीक है। 2018 में आया हुआ HM के अंदर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। कौन से कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है रे? बताओ बताओ। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट किन कहते हैं? बिजली घर या पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर या पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन करी रे? अल्टमैन करी। कौन करी? अल्टमैन करी। ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चक्र होता है जिसको अपन कहते हैं केब्स चक्र। क्या कहते हैं रे? केब्स चक्र। कई क्या है? केब्स चक्र। ऊर्जा की आया करे ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस केब्स चक्र के द्वारा ATP का निर्माण होता है। ठीक है। इनमें उत्तर सही रखो थोड़े, कोई दिक्कत को नहीं। आगे लो। फिर अगला है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है रे? ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कलान, केंद्रक। ये तो दोनों पादप कोशिका के हो गए ना, है ना। अब इन दोनों में से एक को हटा दो, दोनों पादप कोशिका के हो गए। यहां पे कुछ और कर दो, गोल्जी का ही कर दो रे, है ना। अब मेन अंतर बताना है आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो गोल्जी का ही होता है पादप और जंतु दोनों में। झिल्ली दोनों में होती है, केंद्रक दोनों में होती है, और कोशिका भित्ति सिर्फ एक में होती है। ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई माथा फोड़ी की जरूरत नहीं है। मतलब दोनों में कोई एक डिफरेंस बताना था। अगर ये नहीं होता तो क्लोरोप्लास्ट हो जाता, क्योंकि हरित लवण कहां पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब कौन सा युग्म है जो दोनों में? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस। कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो क्या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में होती है क्या? नहीं होती। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जंतु कोशिका में होता है क्या? नहीं होता साहब। अंतःपर्दवी जालिका और कोशिका कला। अंतःपर्दवी जालिका और कोशिका कला। कोशिका कला का मतलब कोशिका झिल्ली रे, भित्ति नहीं। बिल्कुल होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है ना। कोशिका कला और कोशिका भित्ति नहीं। मतलब ऐसा कौन सा युग्म है जो जंतु में भी है, पादप में भी है? समझ में आ गई चीज? कोई दिक्कत है कि? ठीक है। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर अगला कि कोशिका में कौन पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहलाता है?
कोशिका में कौन पाचन थैली आत्महत्या कौन कहलाता है रे? लाइसोसोम नहीं कहलाता क्या? आत्महत्या की थैली जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, लाइपेजेज, प्रोटेएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज पढ़े थे अपन लोगों ने। लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। खोज गुण करी रे ड्यूवे, बताया था ना, डी ड्यूवे है ना। इसकी खोज किसने करी थी? डी ड्यूवे ने करी थी, ठीक है ना। इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम भी पाए जाते हैं, लाइपेजेज है, कार्बोहाइड्रेजेज है, प्रोटोएजेजेज है ना, और हाइड्रोएजेजेज। कौन कौन से हैं? हाइड्रोएडेजेज, हाइड्रोएजेज, प्रोटोएजेज, हाइड्रोएजेज, प्रोटोएजेज, लाइपेजेज, अरे लाइपेजेज, ठीक है। जेज जेज अरे बड़े क्यों है? कार्बो हाइड्रेजेज, कितनी जेज अरे 4 जेज आएगी। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोजेज, प्रोटोएजेज, लाइपेजेज, कार्बोहाइड्रेजेज। ये जो जल अपघटनी एंजाइम होते हैं ना, ये जल अपघटनी एंजाइम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके अपघटन को कर सकते हैं आराम से, इनको भक्षण कर सकते हैं, खा सकते हैं। इसलिए अगर ये लाइसोसोम फूट जाएगी तो ये कोशिका के अंदर उपस्थित ये प्रोटीन सबका क्या करेंगे? भक्षण कर लेंगे, इसलिए कोशिका मर जाएगी। समझ में आ गई? खोज गुण करी डी ड्यूवे, याद रख दो रे, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? कौन करता है रे अपशिष्ट निपटान में मदद? बताओ, अभी बताया था ना। लाइसोसोम जो होता है वो क्या करता है कि जो भी मृत कोशिकाएं हैं या अपशिष्ट है, वैसे तो मेनली कोशिका के उपापचयी अपशिष्ट तो रसदानी के अंदर जाते हैं, बताया था आपको। लेकिन कोशिकीय जो अपने अपशिष्ट है, जैसे मृत कोशिका, टूटी फूटी कोशिका, कटी फटी कोशिका, ठीक है ना, वो उसका अपघटन कौन करता है रे? लाइसोसोम करता है, या निपटान में मदद करता है, ठीक है ना। तो किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? कौन करे? लाइसोसोम। राजस्थान कांस्टेबल 15 हाथ 2018 पहली शिफ्ट। कोई दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत है आराम हूं, दिक्कत रे बड़ा मोटो करो अब, ठीक है। अटेंड लिया है नहीं अबे, ठीक है। चलो आगे हेलो सर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अब ठीक है ना? दिखे? चलो दिखे। कोशिका में निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है लाइसोसोम को जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि ये एक परतीय झिल्ली होती है, यानी एकल झिल्ली होती है। लाइसोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिनमें केवल कितनी झिल्ली होवे रे? एक झिल्ली होवे। कितनी झिल्ली होवे? एक झिल्ली होती है। कितनी झिल्ली होती है? एक झिल्ली ही होती है। मतलब कितनी परत होती रे? एक परत ही होती है लाइसोसोम पे। ध्यान रखना, कोशिका के निम्नलिखित में से किस अणुकाय में दोहरी झिल्ली अनुपस्थित है? केंद्रक में दोहरी झिल्ली रहे, माइटोकॉन्ड्रिया में रहे, हरित लवक में रहे, सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम के अंदर दोहरी झिल्ली नहीं होती है। ध्यान रख लोगे क्या? दोहरी झिल्ली किस में नहीं होती रे? सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आगे चलें अपन। ओके, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर ये वाला। ये सवाल देखो रे, मैंने आपको उस समय बताया था जब मैंने गोल्जी का आपको पढ़ाया था, संरूपण तल और परिपक्वन तल, है ना। ये देखो रीट लेवल 2 अपने पिछली साल ही आया हुआ है 2021 के अंदर, है ना। तो निम्न में से कौन से कोशिकांग में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? कौन से में पाए जाते रे? गोल्जी काय के अंदर। अरे कौन से में पाए जाते हैं? गोल्जी काय के अंदर। गोल्जी काय खोज गुण करी रे केमिलो गोल्जी, कई नाम हो तो केमिलो गोल्जी। गोल्जी काय खोज गुण करी भाई केमिलो गोल्जी। गोल्जी काय को सर्वप्रथम इसने देखा किस में था? मैंने बताया था आप लोगों को, तंत्रिका कोशिका में देखा था। किस में देखा था भाई? तंत्रिका
कोशिका के अंदर सबसे पहले गोल्जी काय को देखा गया था। तो निम्न में से किस कोशिका में संरूपण तल तथा देखो ट्रांस उत्तल तल, इन संरूपण तल ने कहीं क्या करे, ट्रांस उत्तल तल, और इन कहीं क्या है सिस अवतल तल, याद है ना, सिस अवतल तल, ट्रांस उत्तल तल और सिस अवतल तल। ठीक है, कोई दिक्कत आगे अगला? ओके सर, रेडी है? चलो, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, होती है? क्यों होती है वो बताना है अपने को। क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति रहेगा कहीं नहीं रहेगा, सा सही है बिल्कुल। हरित लवक नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, जंतु कोशिका में होते ही नहीं है। तारक केंद्र बिल्कुल होते हैं, तारे के समान तारक केंद्र पाया जाता है जिसमें दो तारक काई में तारक केंद्र होता है जो आपस में लंबवत होते हैं, जो तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल होते हैं जंतु कोशिका में। हीमोग्लोबिन बिल्कुल होता है। तो उत्तर कैसे, ये 1 और 2 नहीं, 1 3, हाँ 1 2 और 4 तीजो छूट गए, उपयुक्त सभी। उत्तर कहीं सही है, उपयुक्त सभी। समझ में आएगी चीज, आएगी कहीं आगे आला? चलो अगला सवाल आप कह रहे राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, बताओ जगह क्या कार्य है। राइबोसोम रो मेन काम क्या है? राइबोसोम को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना, प्रोटीन का कारखाना नहीं कहते क्या राइबोसोम को, कहते हैं ना। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना नहीं कहते क्या? तो इसका काम क्या हो गया रे, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण है। क्या कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण। इन खोज कौन करी रे राइबोसोम री है? राइबोसोम री खोज करी थी जॉर्ज पेलेड नाम ने के आदमी ने। खोज किसने करी थी भाई, जॉर्ज पेलेड ने करी थी। राइबोसोम का मुख्य कार्य, सिंपल सिंपल सवाल है। अगली स्लाइड में जब अगले अपन क्वेश्चन लेंगे ना तो कुछ थोड़े स्टैंडर्ड भी लेंगे ना, टेंशन मत लो थे। हाँ भाई, अगला सवाल, कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है निम्न में से कौन सी होती है, बताओ देखें। कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है वह संरचना कौन सी है, कौन सी है भाई? अंतःपर्दवी जालिका। अब देखो रे, अंतःपर्दवी जालिका नहीं होती है ना, नाभिक नहीं होता है। अब ये हरित लवक और वर्णिल लवक। एक बात बताओ, प्रकाश अवशोषक वर्णक, प्रकाश अवशोषक वर्णक कहां होगा रे, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर कौन काम आता है, हरित लवक काम आता है ना, है? तो हरित लवक कौन सा है, ये ना, ये वर्णिल लवक, ये तो क्रोमोप्लास्ट फूल और फलों के रंग के निर्धारण में काम आता है, बताया था आपको, है ना। तो कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवशोषक वर्णक काम में आता है वह संरचना कौन सी है, हरित लवक। ठीक है, आगे आला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है भैया। और ये क्वेश्चन है आपके क्या है, मैग्नीशियम का उपयोग होता है। मैग्नीशियम का उपयोग कहां होता है बताओ देखें। मैग्नीशियम का उपयोग कहां होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में, मिलोलिन के निर्माण में, रेडोप्सिन के निर्माण में नहीं। है पहचान वाला नाम क्या है? इन तीनों में से जान पहचान वाला नाम कौन सा है बताओ देखें। क्लोरोफिल नहीं है क्या, है ना। तो मैग्नीशियम का उपयोग किसके निर्माण में होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में भी तो मैग्नीशियम काम में आता है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम का उपयोग क्लोरोफिल के निर्माण में काम में आता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जैविक क्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब सबको पता है ऑक्सीजन कहां मुक्त होती है, बताओ बताइए। ऑक्सीजन कौन मुक्त करेगा, श्वसन में ऑक्सीजन मुक्त करोगे क्या, उत्सर्जन में क्या मुक्त करोगे, है ना। श्वसन तथा प्रकाशन से बताओ किस में है,
एक ही तो है ना प्रकाश संश्लेषण, है ना, नहीं है क्या भाई? सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कौन मुक्त करता है? पेड़ पौधे नहीं मुक्त करते क्या? है, ऑक्सीजन कौन मुक्त करते हैं? पेड़ पौधे तो मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान पेड़ पौधे क्या मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ये मैं थाना लिखन दे दूरे भले थे क्या हो, है ना। अथवा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है किसकी उपस्थिति में होती है? क्लोरोफिल। क्या लिखा है उन्हें? क्लोरोफिल। देखो 6 तो कई चीजें CO2, 12 कई चीजें पानी, फचे कई है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल बनता कैसे? मैग्नीशियम से। फिर क्या बनता है? देखो ग्लूकोज बन रहा है ना, क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। ऑक्सीजन देखो 6O2 ऑक्सीजन का अणु बन रहा है, ऑक्सीजन निष्कासित हो रही है, और 6H2O। अभी देखो क्वेश्चन यूं भी पूछ सके कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर किसकी आवश्यकता होती है और किसकी नहीं होती है? तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं रहती, ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस होया करे। समझ में आ गई चीज? आगे चलें, ठीक है ना। तो कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? बताओ देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? कटु आवे देखो, वो कहीं है CO2, वो कहीं है H2O। ये जो जल है ना, जल, इस जल के अपघटन से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेना है, याद रख लेना। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस जल के अपघटन से बनती है। किसके अपघटन से? देखो सीधा सा दिख रहा है ना, 12 अणु H2O के, 6 यहां बचे हुए, ठीक है ना। और ये जो CO2 है वो किसके अंदर काम में आ गया? इसके अंदर। तो ऑक्सीजन किससे बनी रे? पानी से बनी कि नहीं बनी? ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है भाई? कहां से आती है? कहां से आती है? जल से आती है। कटु आवे रे, जलू आवे। समझ में आएगी चीज? आगे हला। अब देखो आगे नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? कौन सा प्रक्रम होता है? बताओ देखें। है प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम है? देखो AEN का एग्जाम मेरा 2018 में आया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन नहीं है, CO2 बनी थी ना। उल्टा है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन, नहीं, प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन कहां होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश ऊर्जा तो काम में आती है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल में रूपांतरण नहीं, ठीक है। जल में रूपांतरण नहीं होता है। जल के तो वैसे भी 12 अणु होते हैं, और उस जल के अणु के अपघटन से क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है ना। तो प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम होता है? तो अपना क्या उत्तर आएगा? प्रकाश ऊर्जा द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। बात समझ में आ गई के? ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण। अगला सवाल, अगला सवाल है रे, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा क्या परिणाम देती है रे? जल का प्रकाश अपघटन, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण। नहीं रे, क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल तो काम में आता है, ऑक्सीकरण नहीं। ऑक्सीजन का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण। इसके अंदर है ना, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाशीय अपघटन 6CO2 प्लस 12H2O। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया शुरू यहां से होती है। बताओ, एक तो कहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कहीं है पानी, दो ही है। तो दूसरा कौन 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 काम आ रहा है?
ठीक है ना। तो जो विकिरण ऊर्जा है, और उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि जल के अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो अपघटन किसका हो रहा है? पानी का हो रहा है ना। तो विकिरण ऊर्जा किसके काम में आ रही है? जल के अपघटन में काम में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई प्रकाश संश्लेषण की जो अपनी है प्रक्रिया है, उसमें एक तो CO2 है, एक H2 है, और अपघटन किसका हो रहा है? अपने को पता है H2 का होता है, तभी क्या बनती है? ऑक्सीजन बनती है। तो जो विकिरण ऊर्जा है वो क्या देती है? जल का प्रकाश अपघटन नहीं करती क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लीजिए। ठीक है भाई, आगे आ लो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? बताओ, देखिए कौन सा है? निम्न में से कौन सा कथन प्राणियों के संदर्भ में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में क्या है? असत्य है। ठीक है, देखो ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। स्तंभ कोशिका क्या कहते रहे? आपने स्टेम सेल का नाम सुना है? स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका स्टेम सेल ही होती है। इनको हम लोग आद्य कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य कोशिका। यानी कोशिका का जब निर्माण होता है तो सर्वप्रथम बनने वाली कोशिका कौन सी होती है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में है ना, अच्छी अच्छी बीमारियों का इलाज है ना स्टेम सेल से हो जाता है। मान लो कोई टिश्यू खराब हो गया, कोई कोशिका खराब हो गई, मान लो पर्टिकुलर अपन लकवा मार जाता है ना, कोई अंग खराब हो जाता है, तो पर्टिकुलर जो टिश्यू होता है उस टिश्यू के स्थान पर स्टेम सेल का प्रत्यारोपण करके उस टिश्यू को वापस रिकवर कर सकते हैं। मतलब ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, बिल्कुल करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, बिल्कुल करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ऐसा कुछ भी कर सकते हैं स्टेम सेल से, कोई भी बीमारी हाउल कर सकता। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है? नहीं, केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती है ना, ये केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती, ये बाकी जगहों पर भी पाई जाती है। ठीक है ना, केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये गर्भ कोशिकाओं में, वयस्क भ्रूण कोशिकाओं में, है ना, गर्भस्थ कोशिकाओं में, सब में पाई जाती है, केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो असत्य पूछा था ना अपने से, असत्य क्यों है? ओ है, कौन सा पूछा था? असत्य पूछा था। ठीक है, आगे चलें, आगे चलो। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए प्राप्त ऊर्जा, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, कहां से की जाती है? बताओ देखें, कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है? आपको बताई थी कहां से प्राप्त की जाती है। कैप्स चक्र का नाम याद आ रहा है क्या? है ना, कैप्स चक्र नाम याद आ रही है कहीं? उस कैप्स चक्र के अंदर क्या बनी थी रे? एटीपी नहीं बनी थी क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया? एटीपी। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से। एलडीसी मायोड 2012 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए गणो इन मोटो नहीं करा। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? बताओ देखें, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। वापस से याद करो रे उस अभिक्रिया को जिसके अंदर अपने लिखा था 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है ना। और यहां पर क्या आएगा रे? क्लोरोफिल आएगा। क्या आएगा? क्लोरोफिल आएगा। और क्या आएगा रे? प्रकाश ऊर्जा आएगा। क्या आएगा? प्रकाश ऊर्जा। अब बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। जल की पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्लोरोफिन की पड़ेगी? पड़ेगी साहब। प्रकाश ऊर्जा की पड़ेगी? पड़ेगी। अटक्यो सेट नहीं रहो। देखो किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आ गई, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आएगा क्या? चलो आगे, अगला क्वेश्चन करो मोटो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम, कहीं देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? बताओ रे, वायुमंडल में की गैस छोड़नी है? CO2 छोड़नी है। एक बात बताओ, प्रकाश संश्लेषण CO2 छोड़ेगा? बताओ। उत्पादकों की श्वसन क्रिया, अपन जो श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 नहीं छोड़ते क्या? उपभोक्ता की
सॉरी उत्पादकों की श्वसन क्रियाएं, ठीक है ना, CO2, उपभोक्ताओं की श्वसन क्रियाएं। अरे हाँ रे, बात सही है। इधर देखो, एक बात बता दूं आपको, ठीक है, देखो उत्पादक कौन होता है रे? पेड़ पौधे नहीं होते क्या? अब एक बात बता दूं, इस संसार के अंदर कोई भी जीव, छोटा बड़ा, पेड़ पौधे, कोई भी जीव अगर श्वसन करेगा, तो कौन सी गैस छोड़ेगा रे? श्वसन करेगा तो कौन सी गैस छोड़ेगा? CO2 छोड़ेगा। देखो पेड़ पौधे जब श्वसन करेंगे तो कौन सी छोड़ेंगे? CO2। जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कौन सी छोड़ेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, तो उत्पादकों की श्वसन क्रियाएं, बिल्कुल। उपभोक्ता की श्वसन क्रिया, उपभोक्ता मतलब हम लोग, पेड़ पौधों से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं ना, तो हम लोग क्या हो गए? उपभोग करने वाले। श्वसन क्रिया कटे भी आ जावे, कई छोड़े ला रहे हैं, CO2 छोड़ेला, कई छोड़ेला CO2। श्वसन क्रिया कहीं पे भी जाए, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। कार्बनिक अपशिष्टों का जलना, टायर बालों कहीं बड़ी, टायर बाल दियो, रबड़ बाल दियो, कोई भी, क्या निकलेगी? CO2 नहीं निकलेगी क्या? गाड़ियों का धुआं होता है, इंजन पेट्रोल को जलाता है, क्या निकलता है? CO2 नहीं निकलती क्या? बिल्कुल निकलती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर कौन सी गैस निकले रहे? ऑक्सीजन। समझ में आ गई? अगर चलो सा आगे चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है, कटु प्रारंभ रह रहे, सीधो सिंपल सवाल है, कहां से प्रारंभ होगी? खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? उत्पादक से। खाद्य श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? उत्पादक से प्रारंभ होती है। उत्पादक कौन है रे? पेड़ पौधे हैं। उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे नहीं है क्या? पेड़ पौधे कौन सी अभिक्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। LDC 2018। समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, कहां होती है रे? प्रकाश संश्लेषण में। बताओ, देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है रे? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा में। हम लोगों ने हरित लवक पढ़ा था ना, प्लास्टिड में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? उस हरित लवक के अंदर अपन ने ग्रेना भी पढ़ा था और स्ट्रोमा भी पढ़ा था। जो आंतरिक झिल्ली होती है इसको स्ट्रोमा कहते हैं या पिट्ठिका कहते हैं। उस पिट्ठिका के अंदर थाइलेकोइड जमे हुए रहते हैं, उनको ग्रेना कहते हैं। दो ग्रेना के बीच में एक जोड़ होता है, उसको इंटरग्रेनम कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया कट रहे ग्रेना में रहे, ध्यान रख, जो कट रहे ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? ग्रेना के अंदर होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? ग्रेना के अंदर होती है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। अगला सवाल अपना है, अगला क्वेश्चन, 24 घंटे के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे न तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही क्या करते हैं रे? लेते हैं। बताओ, गजब सवाल है रे। पटवार शिफ्ट फर्स्ट। 24 घंटे के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना CO2 छोड़ते हैं या लेते हैं। यह समय होता है सांध्य प्रकाश, मध्याह्न, इनमें से कोई नहीं, दिवस प्रकाश। ऑप्शन तगड़ा तगड़ा दिया। देखो, मध्याह्न का मतलब रे दोपहर नहीं रहे, कहीं रहे दोपहर में तावड़ो पड़े, ऑक्सीजन छोड़ दी। दिवस प्रकाश, दिन का प्रकाश, तावड़ो पड़े, ऑक्सीजन छोड़ दी। सांध्य प्रकाश रे, केड़ो प्रकाश? सांध्य प्रकाश। सांध्य प्रकाश ने कही क्या बोला रे? गोधूली वेला। ऐसा होता है। इस समय क्या है कि प्रकाश की पर्याप्त मात्रा नहीं होने की वजह से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सुचारू रूप से हो नहीं पाती है। नहीं हो पाती है तो ना तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है ना CO2 ली जाती है। रेस्ट करे रहे। क्या करते हैं पेड़ पौधे? रेस्ट करते हैं। कौन सा उत्तर है रे? सांध्य प्रकाश। बताओ, देखिए कौन सा उत्तर है? सांध्य प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर नेक्स्ट।
ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम क्या है? बताओ देखे। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम, महिला पर्यवेक्षक नॉन टीएसपी, देखो रे नाम कहिए ईएमपी पथ, ईएमपी पथ, साइट्रिक अम्ल चक्र, किण्वन, ट्राई कार्बोजिक्लिक अम्ल चक्र। ठीक है, उत्तर बता देता हूं, ज्यादा ऑप्शन में माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर है ईएमपी पथ। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस क्या है रे? मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो अनोक्सी श्वसन होता है ना, कौन सा श्वसन रे? अनओक्सी श्वसन। अनऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज किस में टूटता है रे? पाइरुविक अम्ल में। किस में टूटता है? पाइरुविक अम्ल के अंदर टूटता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं? अनाक्सी श्वसन, ग्लूकोज टूटता है पाइरुविक अम्ल में, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इसी का अन्य नाम है ईएमपी पथ। इसी का अन्य नाम क्या है? ईएमपी पथ। ठीक है, आगे चलो, समझ में आ गया? चलो, अगला सवाल है अपना, पौधों के श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। अभी जस्ट पढ़ा था ना रे, क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस नहीं कहलाता क्या? अभी जस्ट पढ़ा था, ये देखो सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस का अन्य नाम है ईएमपी पथ। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? अनाक्सी श्वसन, जिसमें ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल में टूटता है। और ये लो, पौधों के श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस कहलाता है। कहलाता है ना? ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, आगे लो। अगला सवाल, कोशिका के किस भाग में कैब्स चक्र संचालित होता रे? कोशिका के किस भाग में कैब्स चक्र, बताया था ना? कैब्स चक्र से बनती क्या है? बताओ देखें, कैब्स चक्र से क्या बनती है रे? एटीपी नहीं बनती क्या? बनती है ना। एटीपी क्या है रे? ऊर्जा है ना। और ऊर्जा कहां बनेगी रे? शक्तिग्रह में नहीं बनेगी। शक्तिग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑयल साहब, कैब्स चक्र कहां संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अगला सवाल ये लो, कोशिका भोजन में सिनेप्टोनोमिल सम्मिश्रण का निर्माण, भोजन नहीं है रे, भोजन थोड़ी है। अट कोशिका भोजन न कटा आएगा मामलो, कोशिका विभाजन है ना। क्या है? कोशिका, हाँ सही है ना। कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनोमिल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था सेकंड। दो ऑप्शन है कोनी, या लिख देता हूं, लो पूर्वावस्था है ना, और 4 नंबर नन ऑफ दीज। बताओ देखें, कोशिका विभाजन में सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था सेकंड, पूर्वावस्था, इनमें से कोई नहीं। देखो, अर्धसूत्री विभाजन याद आया तुम लोगों को? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फिर टिलोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, सब फर्स्ट था। मैंने कहा था फर्स्ट इसलिए है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो जो पूर्वावस्था प्रथम है ना, उस पूर्वावस्था प्रथम के अंदर, उस पूर्वावस्था प्रथम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो 5 अवस्था स्पेशल होती है, लेप्टोटीन, एक थी जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन, एक थी पेकाइटीन, एक थी डिप्लोटीन, याद आया नाम की, ठीक है, और एक क्या थी रे? डाया काइनोसिस। नाम याद आया कि नहीं आया रे?
अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट को 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनोसिस। लेप्टोटीन के अंदर एक गुणसूत्र बना था, जाइगोटीन के अंदर समजात गुणसूत्र के जोड़े बने थे। उस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहा था। याद आया कुछ? उस प्रक्रिया को क्या कहा था? सिनेप्सिस। और इस सिनेप्सिस के द्वारा जो संकुल बना था, इस सिनेप्सिस के द्वारा जो संकुल बना था उसको सिनेप्टोनिमल कहा था। कहा तक नहीं कहा था रे? बताओ देखें। पूछियो यार सिनेप्टोनिमल तो पूछियो है, लेकिन तुमको नाम ये नहीं दे के तुमको नाम क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ है। तो पूर्वावस्था फर्स्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनोसिस, नाम याद है। फिर पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जीन विनिमय हुआ था, है ना। डिप्लोटीन के अंदर काइजमेटा का निर्माण हुआ था, है ना। उपांति भवन यहां हुआ था डायाकाइनोसिस के अंदर। याद है? नहीं है तो पांच देख लीजिए, है नहीं, पढ़ो। ठीक है भाई। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया है भाई? आएगो पाचो कौन सी प्रक्रिया में होता है रे? बताओ। पेकाइटीन, जाइगोटीन कौन सी में होता है? सिनेप्सिस की प्रक्रिया। सिनेप्सिस से क्या बना? सिनेप्टोनिमल बना था। और लो, पेकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनोसिस। ठीक है ना। इसके आगे लेप्टोटीन जोड़ दो, ये पांचों हो जाएगी। लो, एथोरे कोशिका विभाजन जो अर्धसूत्री विभाजन है, कोशिका में भी कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। उस फर्स्ट की भी कौन सी रे? प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी अवस्था? प्रोफेज फर्स्ट। उस प्रोफेज फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया। 8 नहीं रे, 5। कितने में बांटा गया भाई? 5। एलो 5 की है। देखो, लेप्टोटीन, पेकाइटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनोसिस। कोई दिक्कत है कहीं? बताओ। सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहां पे होती है? हो गई। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति रे। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? वो थोड़ा अलग सवाल है रे। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? देखो, पौधा, कवक और जीवाणु, इनकी कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या उपयुक्त सभी? उत्तर है हाइपोटोनिक। याद रखना पड़ेगा। देखो, वीडियो मेंस किमा एवढा है? वीडियो मेंस स्पेशल सवाल है। वीडियो मेंस कौन करावे रे? अधीनस्थ बोर्ड करावे नहीं। अधीनस्थ बोर्ड में ऐसा सवाल आवे। ठीक है, तो जो जगह टेढ़ा नाम है नहीं भाई, याद कर लीजिए। सवाल आवे क्यों है? हाइपोटोनिक। कौन सा है? हाइपोटोनिक। आगे लो, चलो बदोसा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं? हम बताओ रे। मैं तुम लोगों को 2 बार बता दिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक? सूर्य का प्रकाश बिल्कुल चाहिए जैसा, क्लोरोफिल चाहिए जैसा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जैसा, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन तो मैं खुद बनावा तो माने नहीं चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आगे लो। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? कहीं पाई जाती है क्रिस्टी? कि में पाई जावे रे? नाइट्रोकोन्ड्रिया में, क्या गोल्जिकाय में है? किस कोशिकांग में क्रिस्टी? गोल्जिकाय में नहीं पाई जाती भाई। अंतःपर्दवी जालिका में नहीं पाई जाती रे। हरित लवक में ग्रेनान स्ट्रोमा होवे तो क्रिस्टी कटे रहे माइट्रोकोन्ड्रिया में। और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे दाने F1 कण पाए जाते हैं जिसको परऑक्सीसोम कहते हैं। याद आया? माइट्रोकोन्ड्रिया अपन ने पढ़ा था, है ना। चलो ठीक है, ये थोड़ा हो गया मिस्टेक। एक क्वेश्चन बाकी रहा हुआ है, कोई नहीं, अपन जब नेक्स्ट अपन एमसीक्यू लेके आएंगे उसमें अपन उसको कर देंगे। ठीक है, अपने तो आवे को नहीं है टेक्निकल, तो ज्यादा से ज्यादा करें शेयर और पढ़ते रहें और तैयारी को अपने मजबूत रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।